अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मैं 2.5-3 साल पहले जब इस इलाके में आया था तो दूर दूर तक जंगल था और जंगल से कुछ खंडरात बरामद किए हुए थे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में, जिसकी निगरानी कर रहे थे डॉक्टर अब्दुल गफूर लोन और मियाँ अजीम। मैं ये देखकर हैरान रह गया था कि उन्होंने इस जंगल में से क्या ढूंढ निकाला है। लेकिन बाद में जो मियाँ साहब ने मुझे ब्रीफिंग दी और डॉक्टर अब्दुल गफूर लोन साहब ने मुझे मेरे व्लॉग के लिए जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया कि यहाँ से एक मस्जिद बरामद हुई है जो गालिबन 15वीं या 16वीं सदी ईस्वी की बनी हुई है। इस इलाके का नाम है बाग जोगियाँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद से कोई तकरीबन 27 किलोमीटर के फासले पर और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से 17 किलोमीटर के फासले पर यह जगह वाक़ थी। यहाँ एक मकबरा भी था जिसके बारे में गुमान किया जाता है कि वो गखड़ों के आखिरी सुल्तान मुकर्रब खान का मकबरा है वो, और एक मस्जिद थी जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इसे सुल्तान हाथी खान की बीवी माई कमरों ने बनवाया था। उसी के नाम से ये मस्जिद मौसूम थी। इसके गुंबद टूटे हुए थे और मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा था। इसके इर्द गिर्द झाड़ियाँ थीं और मुझे जो ब्रीफिंग दी गई मियाँ अजीम साहब की तरफ से, उन्होंने बताया कि उन्होंने ड्रोन की मदद से इसे ढूंढा है। अंदर जाने का रास्ता कोई नहीं था। लोगों ने अपने मवेशी इस मस्जिद के अंदर बांधे हुए थे और चारों तरफ घना जंगल था। यानी बाग जोगियाँ को उन्होंने जोगियों का जंगल बना दिया हुआ था। लेकिन फिर पिछले 2-2.25 साल से जो मेहनत हुई और जो काम किया गया, उससे न सिर्फ ये जंगल साफ कर दिया गया बल्कि मस्जिद पूरी तरह जंगल से बरामद कर ली गई और इसी तरह मकबरा भी निकल आया। इस वक्त मस्जिद के इर्द गिर्द का इलाका एक वसी मैदान में तब्दील किया जा चुका है। महकमा आसार कदीमा की ख्वाहिश और कोशिश है कि इस इलाके को एक बाग की सूरत दे दी जाए ताकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रहने वालों को न सिर्फ एक पिकनिक की नई जगह मिल जाए बल्कि वो अपने उन आसार कदीमा को भी देख सकें जो अरसा दराज से नज़रों से ओझल थे। मैं आज इन्हीं जगहों को आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। जो पिछला मैंने व्लॉग किया था उसमें ये मस्जिद बहुत बुरी हालत में नज़र आ रही थी, लेकिन अब इस मस्जिद की शक्ल निकल आई है। क्योंकि इसे पब्लिक के लिए नहीं खोला गया, लेकिन इर्द गिर्द का सारा इलाका खारदार तारों से बंद कर दिया गया है और तरक्याती काम बहुत ज़ोरों शोर से जारी है और मेरा ख्याल है कि अगले चंद महीनों में इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये वो मस्जिद है जिसे जंगल में से निकाला गया था और अब इसके गुंबद भी मुरम्मत किए जा चुके हैं और इसकी अंदरूनी हालत भी बहुत बेहतर हो चुकी है। मैं आपको ये सारा कुछ दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये इलाका दिखा लूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ सारे के सारे दरख्त थे, घना जंगल था। बकौल मियाँ साहब के इतना जंगल घना था और ऐसे दरख्त थे कि उनके अंदर जाना मुहाल था। यानी अंदर जाकर किसी चीज़ की अक्सबंदी करना नामुमकिन सी बात थी। इसलिए उन्होंने ड्रोन का सहारा लिया, ड्रोन से इसकी वीडियोग्राफी की, तस्वीरें बनाई और ये पता चला है कि मकबरा किस जगह है और मस्जिद किस जगह है। अब यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है, ये माई कमरों मस्जिद का, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से चंद 100 कदम के फासले पर मकबरा है जिसके बारे में गुमान किया जाता है कि वह सुल्तान मुकर्रब खान का मकबरा हो सकता है। व्लॉगिंग हर गुजरते दिन के साथ साथ मुश्किल होती जा रही है। मैंने एक तवील सफ़र तय किया है जिसमें हालात की सख्तियाँ, मौसमों की शिद्दतें और तवील फासलों का सफ़र भी शामिल है। मैंने अपने नाज़रीन से कभी कुछ नहीं मांगा बल्कि उन्हें ऐसी मालूमात दी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर उनके काम आ सकती हैं और अब मैं अपने नाज़रीन से ताउन का तलबकार हूँ। मुझे व्लॉगिंग का ये सफ़र जारी रखने के लिए आपकी माली एआनत की ज़रूरत है। मैंने अपने बैरून मुल्क नाज़रीन हैं उनके लिए 2 अकाउंट नंबर दिए हैं, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और एक बैंक अल फलाह का है। और जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने ईजी पैसा का अकाउंट नंबर और अपना फ़ोन नंबर भी दर्ज किया है। जिस हद तक मुमकिन हो सकता है आप मुझसे माली ताउन करें ताकि मैं ये सफ़र जारी रख सकूँ। जो मैंने काम शुरू किए है अपने विरसे को नई नस्ल तक पहुँचाने का और उन्हें मालूमात देने का, मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह ताला के फजल करम से, आपकी दुआओं से और आपके ताउन से मैं इस सफ़र को जारी रखना चाहता हूँ। लिहाजा दरख्वास्त करता हूँ कि जिस हद तक मुमकिन हो मेरी मदद करें। इसके अलावा अगर कोई ब्रांड की तशहीर है, कोई स्पॉन्सरशिप है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे बाद नाज़रीन ने तबसरों में लिखा है कि जी मैं चंदा मांगने लग गया हूँ या मैं भिखारी बन गया हूँ। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये उस सफ़र के अखराज
अखराजात हैं जो मैं किसी न किसी तौर पर पूरे करना चाहता हूँ। जो लोग इस तरह के तबसरे करते हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो मुझे कुछ ना दें, सिर्फ मेरे लिए दुआ कर दें। मेरे लिए दुआएं ही काफ़ी हैं और मुझे यकीन है कि चूँकि दुआएं हमेशा के लिए होती हैं, ये इस ज़िंदगी में मेरे काम आएंगी और मेरी अगली ज़िंदगी में भी, यानी आखिरत के बाद भी मेरे काम आएंगी इंशाअल्लाह ताला। तंज़ ना करें, तबसरे ना करें, मदद कर सकते हैं तो करें, वरना कम से कम दुआ करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको मस्जिद दिखाऊंगा, लेकिन मस्जिद के जब अंदर जाते हैं उसके मशरक़ की तरफ, ये सेन है मस्जिद का जहाँ अभी तामीराती काम हो रहा है। इसके मशरक़ की जानिब ये एक बुलंद चबूतरे पर दो कब्रें हैं। एक छोटी कब्र है साथ, वो तो नामालूम है, पता नहीं किसकी कब्र है, ये नहीं पता, लेकिन जैसे बुलंद चबूतरे पर बनाई गई है बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि ये भी किसी सरदार की कब्र होगी, या और कुछ नहीं तो उसकी बीवी की कब्र कम अज़ कम ज़रूर होगी। इसकी अलग से चार दीवारी बनाई गई थी। जब मैं आया था तो उस वक्त इस कब्र का कुछ हिस्सा खुदा हुआ था, यानी इसकी चार दीवारी का, और कुछ हिस्सा बाकी था, लेकिन अब उस जगह को क्लियर किया जा चुका है महकमा आसार क़दीमा ने। मैं बिल्कुल उन्हें खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने एक कलील वक्त में इतनी वसी जगह को न सिर्फ चलने फिरने के काबिल बना दिया, बल्कि बहुत सी चीज़ें उन्होंने यहाँ से खोद निकाली हैं। ये छोटी कब्र बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे बड़ी कब्र तो राजा तातार खान की है, जो सुल्तान हाथी खान के वालिद और सुल्तान सारे खान के चचा थे। कहा जाता है कि सुल्तान सारे खान ने राजा तातार खान को जहर दे दिया था और उसके बाद इस सल्तनत पर कब्जा कर रहे थे या हुक्मरानी संभाल ली थी। अल्लाह जाने इसमें क्या सदाकत है और क्या नहीं। जब मैं आया था तो मुझे याद है कि यहाँ से एक दरख्त का तना भी निकला हुआ था, वो भी अब साफ़ किया जा चुका है। इस कब्र में के बारे में गुमान किया जाता है कि ये राजा तातार खान की कब्र है। हो सकता है कि वो उनकी बीवी की कब्र हो या वैसे ही कोई पत्थर गिर गया हो, लेकिन लगता यही है कि वो भी कब्र है। तो ये कब्र भी खोद निकालेगी और यहाँ जा बजा कब्रें मौजूद है, जिससे पता ये चलता है कि ये गखड़ों का कोई कदीम कब्रस्तान है जिनमें उनके सरदार और आला लोग, जो शाही ख़ानदान था, उनके लोगों की कब्रें थीं। ये सारी जगह साफ़ की जा चुकी है, इतनी मुंडेर बाकी बची है। कभी इसकी दीवारें भी मुकम्मल होंगी और हो सकता है कि इस पर कभी छत भी रही हो, लेकिन अब कुछ नहीं है। लेकिन अगर छत नहीं भी होगी तो कम से कम ये चार दीवारी के अंदर महसूर कब्र थी। ये सामने भी बड़ी बड़ी कब्रें आपको दिखाई दे रही हैं। ये भी कहा यही जाता है कि ये भी गखड़ सरदारों की कब्रें हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये गखड़ सरदार कौन थे, इनके नाम क्या था। इसी तरह ये सामने कब्रें नज़र आ रही हैं, ये पूरा कब्रस्तान था इस मस्जिद के चारों तरफ फैला हुआ। उस तरफ भी कुछ कब्रें हैं। कहा यह जाता है कि जिस ज़माने में फरवाला का किला आबाद था तब लोग यहाँ नमाज के लिए आया करते थे। ये भी कहा जाता है कि मुमकिन तौर पर उस ज़माने में दरिया समा यहाँ नहीं बहता था जहाँ अब बह रहा है, लेकिन अगर बहता भी होगा तो दरिया अब भी पार किया जाता है। लोग अब भी दरिया में से गुजरते हैं और आते हैं इस पार, क्योंकि किला फरवाला के अंदर कोई इतना बाज़ार नहीं है जहाँ से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद सकें, लिहाजा वो ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने के लिए यहीं आते हैं। ये पुराने दौर की पत्थरों की बनी हुई इमारत, इसके ऊपर 3 गुंबद थे, जिनमें से एक गुंबद तो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ था, शहीद हो चुका था, लेकिन अब जो है वो उसकी मरम्मत की जा चुकी है। ये भी सारी टूटी फूटी दीवारें थी। ये आपको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी नई मरम्मत है और कौन सी पुरानी है। ये 2 ताक बने हुए हैं। कोशिश ये की गई है कि इसे पुराने अंदाज में ही बहाल किया जाए, जिस अंदाज में ये बनी हुई थी। अभी यहाँ काम हो रहा है, लोग लगे हुए हैं। ये भी एक मुजाहिद बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इसकी रवशें बनाई गई हैं। ये यहाँ से जो है वो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये पुराना पत्थर बड़ा, ये सारे का सारा मकामी पत्थर है और इसमें जो मसाला इस्तेमाल किया हुआ है ये भी इतना मजबूत है कि इतने सालों के बाद भी ये इंटेक्ट, यानी गिरा नहीं। ये मेहराब, और यहाँ से मैं आपको अंदर लेके आ रहा हूँ। ये भी जो है वो अभी तरक्याती काम हो रहा है, यानी इसका तामीराती काम हो रहा है। ये गुंबद था जी जो बिल्कुल टूटा हुआ था और इसमें से आसमान साफ दिखाई देता था, लेकिन अब इसमें लोहे का एक जंगला बनाकर लगाया गया है और ऊपर गुंबद बनाया गया। ये नीचे पुरानी तामीर है, ये भी आपको दिखाई दे रही होगी, और जो नया इसका जो बनाया गया है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। बहरहाल पुरानी तामीर को नई तामीर के साथ मदहम करना भी एक कमाल है। ये सारी दीवारें भी मुतासरा थीं, लेकिन अब ये इन्हें भी मुरम्मत किया जा चुका है। ये भी अब अच्छी हालत में नज़र आ रही हैं और वो दिन दूर नहीं जब इस मस्जिद
की पुरानी शान और शौकत बहाल हो जाएगी और इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ा पार्क बनाने का मंसूबा है। मुझे बहुत सी बेंचें रखी नज़र आई हैं और बहुत से लोग मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं, जिससे ये लगता है कि आने वाले चंद महीनों में रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहने वालों को एक और ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ वो आएँ, कुछ वक्त गुजारें और अपना पुराना असासा भी देखें। ये दरमियानी महराब का हिस्सा है, यानी दरमियाना गुंबद जो है उसके नीचे का हिस्सा है। ये गुंबद भी अंदर से मुकम्मल तौर पर प्लास्टर किया जा चुका है, इसको नई शक्ल दी गई है। ये पुराना तर्ज तामीर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रोशनी के लिए भी है, हवा के लिए भी हैं और आवाज़ के लिए भी है। ये सारी चीज़ें इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी। ये देखें किस खूबसूरत अंदाज में इससे गुंबद का सहारा बनाया गया है कि एक डार्ट निकाली गई है आगे और फिर उसके ऊपर गुंबद खड़ा किया गया। ये डार्ट आपको चारों तरफ दिखाई देगी। ये चारों तरफ जो है वो इस तरह की सहारे बने हुए हैं। ये एक छोटी सी महराब पर बनी हुई है और ये बड़ी महराब है। यकीनी तौर पर यहाँ इमाम मस्जिद खड़े होते होंगे, खुतबा देते होंगे, इमामत करते होंगे। ये इसका तीसरा हिस्सा है। यानी 3 हिस्सों पर ये मस्जिद थी। दरमियानी हिस्सा कुछ थोड़ा सा बड़ा था। मेरा ख्याल है कि 3 या 4 सफ़ें या बिश्ती होंगी, लेकिन उस ज़माने की जो आबादी थी या उस लिहाज से ये खासी बड़ी मस्जिद थी। ये दरमियानी रास्ता और ये इसकी दाएं जानब का हिस्सा है। यहाँ भी अभी कुछ काम हो रहा है। ये गुंबद भी बुरी तरह मुतासिर था, शहीद हो चुका था और इसे भी नए सिरे से बनाया गया है। ये आप अंदर देख रहे हैं प्लस्तर हुआ। ये सारा के सारा 2 साल मेरा ख्याल है इसको हो गए हैं, 2-2.5 साल जब मैं पहले यहाँ आया था। ये हिस्सा भी नया बनाया गया है। लेकिन बहरहाल अब इसकी शक्ल निकल आई है कि अब इसे लोगों के लिए खोल दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि आज से 400-500 साल पहले की जो चीज़ें थी वो किस तरह की थी और कैसे उन्हें बनाया गया था। खूबसूरत होगी अपने दौर में, ज़ाहिर सी बात है। पत्थरों का रंग नहीं निकला होगा, पत्थर से आने पड़े थे, आबाद थी। ईंटों का कोई तस्वुर नहीं होता था उस ज़माने में। सारी तामीरात जो है वो पत्थरों की चुनाई से होती थी, तो लिहाजा ये भी उसी चुनाई से बनी हुई थी। आइए मैं मस्जिद की पिछली समत आपको ले चलता हूँ। ये पीछे थोड़ी सी जगह खुली हुई है, एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उस पर महकमा आसार कदीमा ने जो खोज निकाली है। बकौल डॉक्टर अब्दुल गफूर लोन के हमारी ज़बान यानी तारीख़ बयान करने वालों की ज़बान कुछ और होती है और महकमा आसार कदीमा के जो माहिरीन हैं उनकी ज़बान और होती है। बात भी सच है, हम अपने अंदाज से चीज़ों को देखते हैं और वो अपने अंदाज में चीज़ों को देखते हैं और उनकी उम्रों का तयन करते हैं। ये मस्जिद का मगरबी हिस्सा, मुझे यहाँ कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी जो महराब हमारे यहाँ अक्सर एक खासा है कि महराब बनाई जाती है दरमियान में, ताकि पता चले कि अंदर से भी महराब होगी लेकिन बाहर से इसकी दीवारें सपाट हैं। हर दौर का अपना अंदाज़ तामीर रहा है। ये ज़ाहिर है आज से 400-500 साल पहले का अंदाज़ तामीर है। उन्होंने अपने हिसाब से इसे जितना खूबसूरत हो सकता था बनाया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज है, रिवायत है और हमारे मतलब इस्लाम का तकाज़ा भी है कि हम अपनी मसाजिद को अज़ीम शान और ख़ूबसूरत बनाते हैं। ये इसकी 4 दीवारी बनी हुई है। ये सारा कुछ खूबसूरत होगा। वक्त की गर्द ने इन सारी चीज़ों को मादूम कर दिया या ख़त्म कर दिया। अब ज़रूरत इसी बात की है कि हम अपनी नई नस्ल को ये दिखाएं और बताएं कि हमारा कल कैसा था, हमारे कल की जो तामीरात थी वो कैसी थी। इस हवाले से डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम इस्लामाबाद नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीज़न जो काम कर रहा है वो बहरहाल काबिल तहसीन है। ये एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर माई कमरू मस्जिद की थोड़ी सी तारीख़ लिखी हुई है। इस पर भी कुछ जुमले तो वही हैं जो भरवाला किले पर लिखे हुए हैं कि गखड़ों का दावा है कि वो 11वीं सदी के अवाइल में सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ आकर यहाँ आबाद हुए। ये भी कहा जाता है कि वो फ़ारसी नजात थे और ईरान के इलाके इस्फहान में कयान के रहने वाले काई गौहर के बेटे सुल्तान कैद की औलाद से हैं। गखड़ मुग़लों के वफ़ादार थे। जब मुग़ल शहनशाह हुमायूं ने अपनी सल्तनत शेरशाह सूरी के हाथों खो दी तो गखड़ों ने शेरशाह के ख़िलाफ़ गोरीला जंग शुरू की। गखड़ों को ज़ेर करने के लिए ही शेरशाह ने रोहतास किला तामीर किया, लेकिन वो गखड़ों की मुज़ाहमत को कुचल न सका। 1826 में सिखों ने तमाम गखड़ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। गखड़ों ने फरवाला, रवात और दान गली में दार हुकूमत बनाए। गखड़ ख़ानदान के हुक्मरानों ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सी इमारत तामीर कराईं। माई कमरू मस्जिद गखड़ ख़ानदान के फ़न तामीर का एक बेहतरीन नमूना है जो 16वीं सदी के अवाइल में तामीर की गई। ये मस्जिद बागजोगिया गाँव के मगरब में दरिया सवां के किनारे वाक़ है, जिसके बाएँ किनारे पर फरवाला का मजबूत किला है। ये इस्लामाबाद की कदीम तरीन मस्जिद है। ख्याल किया जाता है कि ये मस्जिद हाथी खान गखड़ की अहलिया माई कमरू ने बनवाई। माई कमरू अपने फलाही कामों के लिए भी मशहूर थी। मस्जिद एक मुस्ततील नक्शे पर बनाई गई है और इसे 3 गुंबदों का ताज पहनाया गया है।
मस्जिद की तामीर में मकामी पत्थर इस्तेमाल किया गया है जिस पर चूना प्लास्टर किया गया था। मस्जिद की चारदीवारी के चारों तरफ छोटे छोटे बुर्ज बनाए गए हैं जो गखरों की मुहिमजोई और जंगजोयाना फितरत का मज़हर है। मस्जिद में चूने के अस्तर वाला सहन अभी भी बाकी है। इस मस्जिद के सहन के मशरक में 3 कब्रें बुलंद चबूतरे पर बनाई गई हैं, जबकि मस्जिद के ऐन मशरक में सहन से मुंसलिक चबूतरे वाली कब्र के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये तातार खान की कब्र है। मैंने एक बार अपने गखड़ भाइयों से कहा था कि मुग़ल 350 साल हुकूमत कर गए और उन्होंने 350 से ज़्यादा यादगारें छोड़ी हैं। आपने 765 साल हुकूमत की, आपने कितनी यादगारें छोड़ी हैं? तो उन्होंने हंसकर कहा कि मुग़लों को तामीरात का शौक़ था और हमें फतूहात का, लिहाजा हम फतूहात करते रहे और वो इमारतें बनाते रहे। खैर बहरहाल ये तो एक जुमला था जो मैंने यहाँ कह दिया, लेकिन गखड़ों ने भी अपने अंदाज में तामीरात की। सर जलाल, डूंगी सर और बहुत सी तामीरात जो पोठवार के अंदरूनी इलाकों में हैं वो भी हैं, और ये भी गखड़ों के फ़न तामीर का एक नादिर नमूना है। यहाँ से चंद 100 कदम के फासले पर सुल्तान मुकर्रब खान का मकबरा है। कब्रें जा बजा फैली हुई हैं। आइए सुल्तान मुकर्रब खान का मकबरा भी आपको दिखाता हूँ और फिर वहीं इस ब्लॉग का इख्तिताम भी करता हूँ। माई कमरों की मस्जिद और सुल्तान मुकर्रब खान के मकबरे के अहाते को तो महकमा आसार क़दीमा ने बहुत खूबसूरत बना दिया है और आने वाले दिनों में ये मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ आने वाला रास्ता इस काबिल नहीं कि गाड़ी आ सके, या जिस तरह इनकी ख्वाहिश है कि सयाह यहाँ आएँ या इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग यहाँ आएँ, कुछ वक्त गुजारें, पिकनिक बनाएं, अपना विरसा देखें और बाग में चहलकदमी करें, उसके लिए वो रास्ता मुनासिब नहीं। लिहाजा हुकूमत के कारपरदाज़ान जो है उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो महकमा आसार क़दीमा की इस कोशिश को ज़ाया न जाने दें और कम से कम रास्ता इसका इस हद तक दुरुस्त करा दें कि लोग सुकून से, आराम से, इत्मीनान से यहाँ आ सकें। दरमियान में कुछ रास्ता तो बिल्कुल ऐसा है कि आप सिर्फ पैदल सफ़र कर सकते हैं, मोटरसाइकिल भी आना मुहाल है, तो इसकी तरफ कुछ तवज्जो दें और इसका रास्ता ज़रूर दुरुस्त करवाएँ। आइए जी सुल्तान मुकर्रब खान के मकबरे पर चलते हैं। ये जब मैं पहले यहाँ आया था तो यहाँ सीढ़ियाँ तो दूर की बात है, चलने का रास्ता भी सही नहीं था, लेकिन अब सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। ये उसका बाकी मांदा हिस्सा जो जब मैं नीचे था तो आपको दिखाई नहीं दिया। ये सारा इलाका हमवार किया जा चुका, जंगल साफ हो गया है और ये कब्रें जो एक अरसे से दरख्तों के नीचे छुपी हुई थी, जंगल में दबी हुई थी, वो अब निकल आई हैं। तो ये जब यहाँ पार्क की सूरत बनेगी तो आसार क़दीमा और हमारा जो विरसा है वो तो बहरहाल लोगों को दिखाई देगा ही, लेकिन जब वो यहाँ आएंगे तो यकीनी तौर पर उन्हें यहाँ कुछ देर गुजारने के लिए एक अच्छा माहौल भी दस्तयाब होगा। ये सामने किला फरवाला, जिसकी फसीलें अब नीची रह गई हैं और घर ऊंचे हो गए हैं। ये वो बदकिस्मत किला है जिसे कोई और तो फ़तह नहीं कर सका, गखड़ों ने खुद ही अपने बनाए हुए किले को फ़तह कर लिया। ये जो घर अंदर बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इस किले की फसील या जो अंदर महल्लात बने हुए थे उनके पत्थर, ईंटें या और जो दूसरी चीज़ें थी वो इस्तेमाल ना हुई हों। जगह जगह से फसील टूट चुकी है, बल्कि यूँ कह लें कि फसील अब बराए नाम रह गई है। ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं इनके दामन में भी फसील है और फिर ये दरियाए सवां के किनारे, और यही चीज़ जो थी इसका जो कुदरती दिफा था वो इसे नाकाबिल तस्खीर बनाता था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इसे फ़तह किया, लेकिन कहते हैं कि बहुत शदीद लड़ाई के बाद। मैं अब चल रहा हूँ सुल्तान मुकर्रब खान के मकबरे की तरफ। ये रविश बहुत अच्छी खूबसूरत बनी हुई है, पत्थरों से बनाई गई है। जब पिछली बार मैं यहाँ आया था तो कच्चा रास्ता था और दरख्त थे, उनसे बचता बचाता मैं सुल्तान मुकर्रब खान के मकबरे पर आया था। कहा यह जाता है कि सिखों ने इस मकबरे की बहुत तौहीन की थी। पीछे एक सिखों की एक चौकी बनी हुई है जिसकी दीवारें कब्रों में से उठाई गई थी और एक बहुत बड़ा दरख्त था। अब तो पहले भी काटा जा चुका था, अब तो खैर उसका थोड़ा सा तना बाकी रह गया है और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा, या कम से कम ऐसा कर दिया जाएगा कि ये दोबारा ना उग सके। गालिबन पीपल का दरख्त था। जब तक मैं मकबरे तक पहुंचता हूं मैं आपको ये बता देता हूं कि सुल्तान मुकर्रब खान कैसे मारा गया। कहा यह जाता है कि जब सिखों की 12 मिसलें बनी तो उनमें से सबसे ताकतवर मिसल थी भंगी मिसल। उसके गुजर सिंह भंगी ने पहले लाहौर पर कब्ज़ा किया। लैना सिंह वगैरह तो पहले कब्ज़ा कर चुके थे, लेकिन गुजर सिंह भंगी भी उनके साथ था। उन्होंने लाहौर पर कब्ज़ा किया और फिर वो निकले पोठोहार फतह करने की मुहिम पर। उस ज़माने में गखड़ों का जो दारुल हुकूमत था वो था तो भरवाला ही, लेकिन उनकी सल्तनत बहुत फैल चुकी थी।
अटक से लेकर हज़ारा तक और कोहस्तान का सारा इलाका उसमें शामिल था, कश्मीर का कुछ हिस्सा और इधर गुजरात तक चले गए हुए थे। और इनकी जो चौकी हुआ करती थी वो जिस मकाम पर थी, आज वहाँ गखड़ मंडी का शहराबाद था, यानी सरहदी चौकी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सल्तनत कितनी वसी होगी। सुल्तान मुकर्रब खान इसका आखिरी हुक्मरान था। गुजर सिंह भंगी का जब पता चला तो कहते हैं कि ये गुजरात में ही मुकीम था। जब गुजरात से बाहर निकला उनका मुकाबला करने के लिए, और जो फ़ौज इसके साथ थी उसमें कई रईस भी शामिल थे जो खुद गखड़ थे। उनमें से एक रईस साहब डोमेली थे, सरदार हिम्मत खान, और एक खानपुर के थे नवाजिश अली। तारीख़ की किताबों में ये लिखा हुआ कि इन दोनों ने ऐन लड़ाई के मौके पर अपनी अपनी फ़ौजों को वहाँ से अलग कर लिया, यानी सुल्तान मुकर्रब खान की फ़ौजों से अलग कर लिया, लिहाजा ये अकेला रह गया, कमज़ोर पड़ गया। भंगियों ने इसे शिकस्त दी सिखों ने, और ये वहाँ से फ़रार हो गया। अब यहाँ 3 रिवायात मुख्तलिफ अंदाज़ में मिलती हैं। एक रिवायत तो ये कि ये हाथी समेत दरिया चनाब में कूद गया और फिर वो हाथी भी बह गया और सुल्तान मुकर्रब खान भी बह गया। दूसरी रिवायत में ये है कि हाथी बह गया था, सुल्तान मुकर्रब खान किसी न किसी तरह बचने में कामयाब हो गया, और सरदार हिम्मत खान ने उसे बुलवाया रोहतास किले और धोखे से उसे मार डाला। मारने के बारे में भी 2 रिवायतें हैं। एक ये कि इसे किसी अंधे कुएं में धकेल दिया गया था और बाद में पत्थर डाल दिए गए, एक रिवायत ये है, और दूसरी रिवायत में ये है कि इसे रोहतास किले के सोहल दरवाजे के करीब मारकर नीचे फेंक दिया गया था दरवाजे से, यानी उसकी लाश फेंक दी गई थी। तीसरी रिवायत यह है कि वो किसी न किसी तरह यहाँ बाग जोगियाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गया था और यहाँ उसकी मौत वाक़ई हुई और फिर इसे यहाँ दफन कर दिया गया। लेकिन एक अजीब बात यह है कि इसकी कब्र में, यानी सुल्तान मुकर्रब खान की कब्र में इसकी लाश नहीं है, यानी कब्र का कोई नामो निशान नहीं है। कहा जाता है कि सिखों ने उसकी कब्र निकाल ली या उसकी बेहुरमती की, वो कब्र ख़त्म कर दी, क्योंकि सिखों की चौकी का मैंने बताया आपको कि उन्होंने अपनी चौकी भी बनाई हुई थी। लेकिन सुल्तान मुकर्रब खान की हतमी तौर पर जो आखिरी आरामगाह है उसके बारे में कोई चीज़ भी यकीन से नहीं की जा सकती। कुछ लोग कहते हैं कि जो कब्रें फरवाला किले में मौजूद हैं उनमें से एक कब्र सुल्तान मुकर्रब खान की भी है। बहरहाल सुल्तान मुकर्रब खान किला फरवाला का और गखड़ों का आखिरी सुल्तान तो था ही था, लेकिन उसकी कब्र के बारे में अब तक कोई यकीनी बात नहीं कही जा सकती। ये जो सारा सिलसिला है ये महकमा आसार क़दीमा ने बनाया है। ये इर्द गिर्द जो इसकी 4 दीवारी के साथ जो एक फुटपाथ बनाया गया है ये वो है। ये इसका छोटा सा दरवाज़ा है, मकबरे के अंदर जाने के लिए झुककर अंदर जाना पड़ता है। इसका दरवाज़ा छोटा रखा गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे कद जितना बंदा गुजर जाएगा। जी ऐसा ही है। ये है एक ड्योढ़ी, छोटी सी ड्योढ़ी जिसे कह सकते हैं, ये वो है। और फिर जब अंदर आते हैं तो कुछ कब्रें बाहर बनी हुई हैं। ये सीधे हाथ को 1 2 3 4 बड़ी कब्रें हैं और फिर वो दीवार के साथ कुछ छोटी कब्रें हैं। ये नहीं पता कि ये किन की हैं। इसी तरह बाएं हाथ को अगर देखा जाए तो यहाँ भी कुछ कब्रें हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुल्तान मुकर्रब खान को मकबरे में से निकाल कर, यानी उसकी कब्र ख़त्म करके, तावीज़ ख़त्म करके उसे बाहर दफन कर दिया गया था। सूरत हाल बिल्कुल वही है जो सुल्तान सारंग खान के साथ है। सुल्तान सारंग खान का भी मकबरा बना हुआ है लेकिन अंदर से खाली है, कब्र उसकी बाहर है। अब ये बात समझ में नहीं आई कि अगर कब्र बाहर है तो फिर मकबरा बनाने की क्या ज़रूरत थी। कहा जाता है कि उसका मकबरा उसके भाई सुल्तान आज़म खान ने बनाया था, जो उसके बाद बरसरे इक़्तिदार आया, यानी इस्लाम शाह सूरी से शिकस्त खाने और जान से जाने के बाद। ये जो निशानियां हैं ये ऐसा लगता है कि ये बाहर भी छोटी छोटी कब्रें होंगी। अल्लाह माफ़ करे अगर मैं किसी कब्र पर चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ज़मीन हमवार है। जब पिछली बार यहाँ आया था तो यहाँ झाड़ियाँ थी, लेकिन अब ज़मीन हमवार की जा चुकी है। ये इसकी 4 दीवारी और ये सुल्तान मुकर्रब खान का वो मकबरा जो अंदर से खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है। इसी तरह का मकबरा सुल्तान सारा खान का भी है, लेकिन वो इससे बहरहाल बुलंद है और इसी तरह मुकम्मस बनी हुई है, यानी 8 पहलू मकबरा बना हुआ है। ये भी 8 पहलू तामीर है। अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन है कुछ नहीं, अंदर खाली है। और अब तक मेरा ख्याल है कि इसका पता भी नहीं चल सका कि मकबरा क्यों खाली छोड़ा गया और इसकी कब्र कहाँ गई। ये इसका फर्श तो नए सिरे से डाला गया है, पुराना फर्श तो इसका नाकारा हो गया था। ये तामीर का अंदाज़ पुराना ही है। छोटी छोटी महराबें बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं महराब से मैं अंदर आया हूँ। ये यानी 8 पहलू। इसके ऊपर छोटी महराबें हैं। ये वाइन मैं घुमा के दिखा दूँ आपको। ये अंदर की इमारत का हिस्सा है ये सारा, ये। और ये नीचे की महराबें हैं, ताक बने हुए हैं चिराग रखने के लिए। जब कभी ये आबाद होगा तो यकीनी तौर पर यहाँ ताक भी जलाए जाते होंगे।
इमारत में दरारें पड़ चुकी हैं लेकिन अभी भी इंटैक्ट है, यानी अभी भी ये इस काबिल है कि ये वज़न संभाल ले। ये ऊपर गुंबद इस वक्त तो सादा है, मतलब कोई चीज़ भी नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही, कोई बेल बूटे भी नहीं बने हुए, लेकिन मुमकिन तौर पर जब ये होगा मतलब नया बना होगा, हो सकता है कि इसकी दीवारों पर कुछ बना हुआ हो, लेकिन अब कुछ नहीं है। ये पीछे की तरफ चलते हैं, जो सिखों की चौकी जिन्होंने जो बनाई थी वो भी दिखाता हूँ। ये एक जगह छोड़ी हुई है, अब ये नहीं पता कि ये पानी के लिए छोड़ी गई थी या किस मकसद के लिए छोड़ी गई थी। तो महकमा आसार कदीमा वाले जब मिलेंगे मुझे तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि ये किस मकसद के लिए थी। ये जी वो चौकी सिखों की बनाई हुई थी जो उन्होंने कब्रों के ऊपर दीवारें खड़ी की, इसकी बुनियादें ये नीचे आपको कब्रें दिखाई दे रही होंगी, और ऊपर सिखों ने अपनी चौकी की बुनियाद रखी। ये सरीहन बेहुरमती है कब्रों की, कब्रें किसी भी मज़हब की क्यों ना हो, मेरा ख़्याल है कि वो हमारे लिए बाइस एहतराम है, क्योंकि ये कब्र ही हमारा आखिरी घर है, हमने वहीं रहना है। क़त्ल नज़र इसके वो मुसलमान है, यहूदी है या ईसाई है, उनकी कब्रें मेरा ख़्याल है कि उनको इज़्ज़त व एहतराम से रखना चाहिए। ये दरख्त उगा हुआ था, मैंने बताया था आपको कि इसकी दीवार में से एक दरख्त निकला हुआ था, इसे काफ़ी हद तक तो मुर्दा किया जा चुका दरख्त को, हो सकता है कि आने वाले वक्त में से निकाल दिया जाए और ये कुछ सिखों की जो दौर की चौकी है इसकी हिफाजत की जा सके। ये अंदर कुछ नहीं, ये अच्छी खासी बुलंद है, चबूतरा इसका बना हुआ है, दरवाज़ा अच्छी खासी बुलंदी पर है, यानी मैं अगर छलांग भी लगाऊँ तो मैं शायद ऊपर ना चढ़ सकूँ। इसका छत वगैरह ख़त्म हो गई हुई है, दीवारें बाकी रह गई हैं, आधी आधी दीवारें हैं। सामने ताक बना हुआ है एक चिराग रखने के लिए, दाएं जानब और बाएं जानब भी इसी तरह के ताकचे बने हुए हैं छोटे छोटे। ये दरबान के बैठने के लिए सीढ़ियाँ हैं, चौकीदार या दरबान आप कुछ भी कह सकते हैं, और उसके जो है वो ये पुरानी तामीर का खासा होता था, ये इस तरह के चबूतरे बनाए जाते थे दरवाज़ों के बाहर। तो ये दरमियान में एक सतून खड़ा किया हुआ है। छत अब नहीं जानता कि मैं कितनी ऊंची थी और कब गिरी, लेकिन बहरहाल अब छत नहीं है इसकी। ये इसका बैरूनी हिस्सा है, ये वो बाहर जो कब्रें मैंने आपको अंदर आते हुए दिखाई थी, ये वो कब्रें हैं। ये इसकी चार दीवारी, और यहाँ से आप देख लें कि ये अच्छी खासी ऊंची है, यकीनी तौर पर ये मकबरे से ज़्यादा ऊंची होगी। मकबरे के साथ महकमा आसार कदीमा की तरफ से एक मालूमाती बोर्ड लगाया गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सुल्तान मुकर्रब खान का मकबरा। इस पर इब्तदाई सतरें तो कमोबेश वही हैं जो मैंने आपको मस्जिद दिखाते वक्त पढ़कर सुनाई थी। यहाँ से हम शुरू करते हैं जी। 1765 में गुजर सिंह ने सरदार मलक्का सिंह की सरपरस्ती में सुल्तान मुकर्रब खान को शिकस्त दी और उसे गुजरात से जेहलम तक तमाम इलाकों से हाथ धोने पड़े। 1769 में हिम्मत खान ने धोखे से सुल्तान मुकर्रब खान को गिरफ्तार करके कत्ल करा दिया। 1826 में सिखों ने अटक से लेकर जेहलम तक तमाम इलाके गखड़ों से छीन लिए। गखड़ों ने तकरीबन 400 साल तक खित्ता पोठवार पर हुक्मरानी की और बैरूनी हमलों से इसका कामयाबी से दिफा किया। ये गलत लिखा हुआ है, महकमा आसार कदीमा वाले से कहूँगा कि इसे दुरुस्ती कर ले इसकी। गखड़ों ने 400 साल नहीं बल्कि 765 साल इस खित्ते पर हुक्मरानी की। दिफा के अलावा फ़न तामीर में भी उन्होंने शानदार नमूने बनाए जिनमें फरवाला किला, रवात किला और सराय माई कमरों की मस्जिद और सुल्तान मुकर्रब खान का मकबरा शामिल है। यहाँ भी मामला वही आता है, रवात किला गखड़ों का बनाया हुआ नहीं है बल्कि इन्हें विरसे में मिला था। ये सल्तनत दिल्ली के दौर का बना हुआ है। पोठवार में उन्होंने एक मुनफरद तर्ज तामीर मुतारिफ कराया जो उनकी जंगीराना फितरत की अक्कासी करता है। गुंबद आम हिंदुस्तानी तर्ज का है। ये बुलंदों वाला गुंबद बहुत खूबसूरत और नफीस है। इसके पीछे 2 कमरे बुलंद चबूतरे पर बनाए गए हैं और चंद कब्रें अभी सहन में बाकी हैं। सिखों ने सुल्तान मुकर्रब खान और उसके 2 बेटों मुअम्मर खान गखड़ और आदम खान गखड़ की कब्रें उखाड़ दी। हम तस्लीम करते हैं कि गखड़ों ने 1765 के बाद बहुत बुरा वक्त देखा। सिखों ने गखड़ों के सरों पर बाकायदा इनाम रखा और इस मामले में कई गखड़ सरदार कत्ल हुए। लेकिन 1947 के बाद गखड़ एक दफ़ा फिर हुकूमत में हैं। हुकूमत से मेरी मुराद ये है कि वो आला तरीन ओहदों पर फाइज हैं, अब भी हैं। अस्करी इदारों में भी हैं और सिविल इदारों में भी बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर गखड़ हजरात फाइज हैं। असूली तौर पर तो उन्हें ये चाहिए था कि वो अपने आबा अजदाद की खबरों को संभाल कर रखते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। ये नहायत अफसोस की बात है। मैं कोई मेरा 1.5-2 साल पहले सुल्तान हाथी खान गखड़ की खबर पर भी गया था।
और बहुत मुश्किल से मैंने वो कब्र एक चरवाहे की मदद से तलाश की थी। मैंने गक्खड़ फेडरेशन में जब मुझे अवार्ड दिया गया तब भी मैंने यही कहा था कि मुझे अफसोस होता है देख कर के आप लोग अपने आबा व अजदाद की कब्रों को संभालते नहीं। अब मुझे पता चला कि सुल्तान हाथी खान गक्खड़ की कब्र की तज़ीन व आराइश की गई है। दिल तो चाहता था कि दोबारा वहाँ जाऊँ और जाकर दिखाऊँ कि यही वही कब्र थी जो जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, जिसके बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन अब बहरहाल वो अच्छी हालत में है। यही सूरत सुल्तान मुकर्रब खान की कब्र के साथ भी है कि अगर सुल्तान मुकर्रब खान की कब्र गुम हो गई या ये उसका मकबरा नहीं है तो कम से कम आप उसकी तहकीक कराते, तफ्तीश करवाते कि वो लाश या कब्र कहाँ चली गई। लेकिन गखड़ों ने अपना कल तलाश करने की कोशिश ही नहीं की और ये बहरहाल एक सितम ज़रीफ़ी की बात है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।